सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी भारतीय खाद्य सूचकांक में शीर्ष राज्य टॉप पे कौन सा स्टेट रहा है? तो आंसर होगा इसका केरल। और आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा भी था, फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2024 का आयोजन किया था अभी नई दिल्ली में, जो कि इसका दूसरा संस्करण था, पढ़ा था हम लोगों ने। और वहीं पे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 इसने जारी किया है और इसमें लगातार दूसरे साल केरल टॉप पे रहा है। फर्स्ट पे केरल है, दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे जम्मू कश्मीर को रखा है। तो ये आप याद रखेंगे। हम बात कर रहे हैं भारतीय खाद्य सूचकांक की, जिसमें टॉप पर केरल है। अब सूचकांक वाला प्रश्न है, इंडेक्स वाला प्रश्न है। तो चलो 2024 के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स में आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो इस साल का जो पहला इंडेक्स हमने पढ़ा था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स था वो, उसमें भारत 93 पे था, टॉप पे डेनमार्क था, जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आया था, सबसे क्लीन शहर 2 थे, इंदौर और सूरत, लेकिन 1 लाख से कम आबादी में महाराष्ट्र का सासवद टॉप पर था। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड में महू छावनी बोर्ड रहा। राज्यों में महाराष्ट्र, सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज, और सफाई मित्र शहर चंडीगढ़। हिम तेंदुआ रिपोर्ट ये पहली बार जारी हुआ था, तो ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न तो, कि भारत में टोटल कितने हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार तो 718 हैं। सबसे ज़्यादा पूछेंगे तो लद्दाख में है 477 और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 9। वहीं अगर टॉम ट्रैफिक इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें टॉप पे लंदन था और भारत में टॉप पे बेंगलुरु है, जो पूरी लिस्ट में 6ठे स्थान पर है। मतलब सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थानों की ये रैंकिंग है। और लोकतंत्र सूचकांक की अगर बात करते हैं डेमोक्रेटिक इंडेक्स की, तो भारत 41 पे है, टॉप पे नॉर्वे है, इसको जारी किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, भारत 42 पे है, टॉप पे अमेरिका है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जारी किया। लैंगिक असमानता सूचकांक, जिसे अंग्रेजी में बोलोगे जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, और इसमें भारत 108वें स्थान पे था, टॉप पे डेनमार्क है। वहीं मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 134 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। इन दोनों इंडेक्सेस को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जारी किया है। वहीं हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, उसमें भारत 126वें स्थान पर है, टॉप पे फिनलैंड है, यूनाइटेड नेशन ने जारी किया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में भारत 51 पे है, टॉप पे सिंगापुर है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत 3रे स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका, फिर चाइना, फिर भारत, हुरुन के अकॉर्डिंग। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस, ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, और इसमें पहले स्थान पे साउथ कोरिया का मार्केट प्लेस था। वहीं साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर है, टॉप पे रशिया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बात करेंगे, भारत 159 पर है, टॉप पे नॉर्वे है, इसको जारी किया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 39 पे है, टॉप पे अमेरिका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 की बात करें, टॉप पे न्यूयॉर्क है, भारत से दिल्ली टॉप पर है, पूरी लिस्ट में ये दिल्ली 350वें स्थान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करेंगे तो भारत 176 पे है, टॉप पे एस्टोनिया है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो भारत 129 पे है, टॉप पे आइसलैंड है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है, टॉप पे आइसलैंड है, इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 63 पे है, टॉप पे स्वीडन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई थी, भारत 15वें स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है, अंकटाड ने जारी किया। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत 9वें स्थान पर है, टॉप पे फिनलैंड है। और नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स जारी किया था, जिसमें भारत का स्कोर 71 है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, लास्ट टाइम यहाँ पे 77 लिखा हुआ था, 71 इसका स्कोर है, और इसमें टॉप पर केरल और उत्तराखंड है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 की बात करें, वियना टॉप पर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में पहले स्थान पे मनीला को बताया गया था, दूसरे पे मुंबई और तीसरे पे दिल्ली है, नाइट फ्रैंक ने जारी किया था। और सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक को लॉन्च करने वाला पहला राज्य अगर पूछेंगे तो याद रखना आंसर होगा उत्तराखंड। तो ये अभी तक के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हमने यहाँ पे रिवाइज करे, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 सितंबर को। याद रखना, हर साल 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है?
डिमेंशिया और अल्जाइमर पर कार्रवाई करने का समय, टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया, टाइम टू एक्ट ऑन अल्जाइमर। तो अल्जाइमर रोग ये मनोभ्रंश जिसे आप डिमेंशिया कहते हो उसका सबसे आम कारण है। इसमें याददाश्त, सोचने समझने की जो पार होती है, व्यवहार, सामाजिक कौशल में धीरे धीरे गिरावट आने लगती है और ज़्यादातर बुजुर्ग अवस्था में, बुढ़ापे में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। अच्छा, वैसे 21 सितंबर को इंटरनेशनल रेड पांडा दिवस भी इस बार हम मना रहे हैं। वैसे ये सितंबर के तीसरे शनिवार को होता है, तो इस बार 21 सितंबर को पड़ा ये दिवस। और 21 सितंबर को पीस डे भी हमने मनाया था, ग्लोबल पीस डे। चलो, वैसे सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज ही मैं आपको एक साथ रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया, 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, 1 से लेकर 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे, जो कि सितंबर के पहले शनिवार को होता है, 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस, और इसे भारत में स्वच्छ वायु दिवस भी कहते हैं। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को ही विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस यानी कि वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 12 सितंबर दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी था, 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, 18 सितंबर वर्ल्ड बैम्बू डे, और हमने देखा भी 21 सितंबर को एक तो ग्लोबल पीस डे मनाया था, और अभी हमने देखा वर्ल्ड अल्जाइमर डे और इंटरनेशनल रेड पांडा डे, ये भी हम 21 सितंबर को ही मना रहे हैं। तो अभी तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने कहाँ पर, भारत में कहाँ पर अपना वैश्विक केंद्र प्रारंभ किया है? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो अभी ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबर्न यूनिवर्सिटी है, इसने भारत में नई दिल्ली में अपना ग्लोबल सेंटर स्थापित किया है, जो कि एजुकेशन, रिसर्च और इंडस्ट्री की नॉलेज देने के लिए यहाँ पे स्थापित हुआ है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया का एक यूनिवर्सिटी ने भारत में गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया था, और इस तरह से वो भारत में पहला विदेशी विश्वविद्यालय था जिसने भारत में अपना कैंपस स्थापित किया था। उसका नाम है डिकिन यूनिवर्सिटी। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था यूके का साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने भी भारत में अपना परिसर स्थापित किया है। कहाँ पे? गुरुग्राम में। अच्छा, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आईआईटी जो मद्रास है हमारा, इसका पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पे स्थापित हुआ, यानी कि भारत के बाहर इसने अपना पहला कैंपस कहाँ पे स्थापित किया? तो अफ्रीका देश है तंजानिया, वहाँ पे। अब ये श्रीलंका में भी करेगा, ऐसी बातें आ रही हैं सामने। अच्छा, अभी आईआईटी दिल्ली ने भी अपना कैंपस कहाँ पे स्थापित किया? यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में। अच्छा, इनके अलावा कुछ और यूनिवर्सिटीज़ जो करंट अफेयर्स में रही वो मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ये खोला गया तेलंगाना में। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये बना अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे। और पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इसे यूनेस्को ने अमूर्त स्मारक का टैग दिया था। एक्चुअली में ये दुनिया में पहली बार था जब किसी मूर्त स्मारक को ये टैग मिला हो, ये सम्मान मिला हो। और पीएम मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करा था। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी नईमा खातून। और पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय ये खुला झारखंड के रांची में। बाकी ये साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बेपी कोलंबो मिशन ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? तो आंसर होगा बुध ग्रह। तो मिशन का नाम है बेपी कोलंबो मिशन। इसको लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा ने मिलकर के लॉन्च किया था इन्होंने 2018 में। किस ग्रह के लिए? बुध ग्रह के लिए, यानी कि मरकरी के लिए। और अभी ये यहाँ पे पहुँच गया और बुध के साउथ पोल की पहली तस्वीर इसने खींच ली है। और ये पहली बार है जब हमने बुध ग्रह के साउथ पोल की तस्वीर को देखा हो। इसके साउथ पोल में कई सारे क्रेटर यानी कि गड्ढे और शिखर ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, ये जो बुध ग्रह है ना, जिसे आप मरकरी बोलते हो अंग्रेजी में, ये सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है ये साइज में,
ये सबसे सूर्य के पास है। और जो दूसरे नंबर का है वो शुक्र है, विनस। ये सबसे गर्म ग्रह है, जिसे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। और तीसरे स्थान पे पृथ्वी आती है। विनस को यानी कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मिशन मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि इसको लॉन्च किया यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा ने। जाक्सा याद रखना ये जापान का स्पेस एजेंसी है। तो इन दोनों से संबंधित कुछ मिशन हमने पढ़े हैं करंट अफेयर्स में, वो कुछ एक मैं इंपॉर्टेंट आपको यहाँ रिवाइज कराता हूँ। अच्छा, पहले तो इसका उत्तर दो, पेस मिशन किसने लॉन्च किया था? नासा ने इसको लॉन्च किया था महासागरों और वायुमंडल की स्टडी के लिए। बाकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसने जूस मिशन लॉन्च किया था बृहस्पति यानी कि जुपिटर के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ही यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया था सोलर सिस्टम बॉडीज का निरीक्षण करने के लिए। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कहा कि वो 2030 तक एनविजन मिशन को लॉन्च करेगा शुक्र ग्रह यानी कि वीनस का अध्ययन करने के लिए। इसी तरह से जाक्सा जो जापान का स्पेस एजेंसी है और नासा जो कि अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, ये दोनों मिलकर के दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, लकड़ी से बना सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। और जाक्सा आपको याद है चांद पे पहुंचने वाला 5वां देश बना था। और उसके मून मिशन का नाम क्या था? स्लिम मिशन या फिर मून स्नाइपर मिशन। लेकिन अभी इससे इसका कॉन्टेक्ट समाप्त हो गया, तो इसने ये ऑपरेशन बंद कर दिया और इसने कहा कि अब ये एक नया चंद्र मिशन लॉन्च करेंगे इस साल के एंड तक। उसका नाम होगा हाकुटो R2 मिशन। फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करेंगे ये। और भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। तो जाक्सा और इसरो ये मिलकर के चांद के लिए एक मिशन लॉन्च करेंगे, उसका नाम है लुपेक्स मिशन। तो ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैंने आपको एक साथ रिवाइज करा दिए, तो ध्यान में रखना। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं, पहले तो ये बता दूं कि इनका PDF मिल जाएगा आपको कहाँ पे। और ये जो एक्स्ट्रा रिवीजन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सारी शीट उसमें इंक्लूड होकर के मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे, तो वहाँ पे एक ज्वाइन का बटन आपको दिखेगा नीचे, तो उसे आप प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा, जब भी PDF अपलोड होगा, कोई भी वीडियो अपलोड होगा या कोई भी बात मुझे बतानी होती है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। बाकी अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार इसे शेयर जरूर करना दोस्त। कम से कम एक स्टडी ग्रुप में आप लोग शेयर जरूर करा करें। आज के हमारे वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, तो लाइक कर देना। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में IIT दिल्ली की सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 आई है, जिसके अनुसार सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला टॉप राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो हमने कहा भी IIT दिल्ली ने भारत सड़क सुरक्षा पर एक रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट का नाम है भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 और इसमें 2021 के डेटा है। इसमें बताया गया कि रोड एक्सीडेंट ये भारत में मृत्यु का 13वां सबसे बड़ा कारण है। और रोड एक्सीडेंट में जो मृत्यु होती है उसमें तमिलनाडु टॉप पर है, दूसरे पे तेलंगाना है और तीसरे पे छत्तीसगढ़ है। सबसे कम रोड एक्सीडेंट में मृत्यु वाले राज्यों में बात करोगे तो पश्चिम बंगाल और बिहार है। और इसमें यह भी बताया कि रोड एक्सीडेंट में सर्वाधिक मृत्यु ये जो ट्रक होते हैं उनके कारण होती है। तो ये IIT दिल्ली की रिपोर्ट है, ये याद रखना। अच्छा, कुछ और IITs जो न्यूज़ में रहे थे वो भी मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। चलो, जैसे कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया, भारत के बाहर पहला IIT किसने खोला? IIT मद्रास ने। कहाँ पे? अफ्रीकी देश तंजानिया में। और वहाँ की पहली महिला डायरेक्टर बनाई गई है प्रीति अगलायम। और अगर पूछे अभी किस IIT ने अबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया, तो IIT दिल्ली। IIT जम्मू क्यों न्यूज़ में था? इसने ध्वनि आधारित यानी कि साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया। IIT खड़गपुर की बात करेंगे, सुंदर पिचई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया अभी। IIT इंदौर ने आर्मी के जवानों के लिए ई-शूज़ बनाए। IIT मद्रास NIRF रैंकिंग 2024 में ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर रहा। भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी कहाँ पर स्थापित किया? IIT मद्रास। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस ये आपको मिलेगा उज्जैन में, IIT इंदौर की सहायता से बनाया गया। और एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करने के लिए आत्मन नाम से एक्सेलेंस सेंटर लॉन्च किया था, शुरू किया था IIT कानपुर ने। तो इस तरह से ये कुछ IITs न्यूज़ में रहे थे, ध्यान में रखना। मैंने आपको सारे रिवाइज करवा दिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया? तो आंसर होगा म्यांमार।
अच्छा, आपको अगर याद हो तो इसी साल के स्टार्टिंग में ये मैंने आपको पढ़ा दिया था कि भारत और म्यांमार के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वहाँ पर हम बाड़ लगाएंगे, तारबंदी करेंगे। उद्देश्य क्या है? वहाँ से और यहाँ के बीच में जो लोग आते जाते रहते हैं उनको रोकना, क्योंकि उनके बीच में जो आतंकवादी होते हैं वो घुस आते हैं और आतंकवादियों को रोकना, तस्करी जैसी जो घटनाएं होती है इन सबको रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। और अभी कैबिनेट ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। इसके लिए 31,000 करोड़ रुपए का बजट को मंजूरी दे दी है, इतना रुपया खर्च होगा। अच्छा, बात करें ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, इसकी लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर है। और म्यांमार ये भारत के कितने राज्यों से सीमा लगाता है? तो 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। और जिसमें सबसे ज़्यादा सीमा ये अरुणाचल प्रदेश के साथ लगाता है। देखो, म्यांमार की बात कर ले, कैपिटल नेपिटो होती है, करेंसी है क्या। म्यांमार इसे गोल्डन पैगोडा भी बोलते हैं। अच्छा चलो, यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे भारत के कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं। म्यांमार तो हमने देख लिया। अगर बांग्लादेश की बात करें तो एक शब्द याद रखो, ममता। तो एम से मेघालय, ए से असम, एम से मिजोरम, टी से त्रिपुरा। और ममता दीदी कहाँ की मुख्यमंत्री हैं? पश्चिम बंगाल। तो भारत के इतने राज्यों से बांग्लादेश सीमा लगाता है। बाकी नेपाल की अगर बात करें तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है। भूटान ये सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है। पाकिस्तान की बात करें तो ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से सीमा लगाता है। और अफगानिस्तान लद्दाख से। और चाइना की बात करें तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगाता है। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला ये तीसरा राज्य बन गया उत्तराखंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हड़ताल के दौरान अगर किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, फिर चाहे वो सरकारी संपत्ति हो या प्राइवेट संपत्ति हो, तो अगर उसे नुकसान पहुंचाया तो उस संपत्ति का हर्जाना आपसे वसूल किया जाएगा। और ये अधिनियम पारित कर दिया गया है उत्तराखंड ने। और ऐसा करने वाला ये भारत का तीसरा राज्य बन गया। इससे पहले ऐसा करने वाले 2 राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और अब तीसरा हो गया उत्तराखंड। अब बात यहाँ पे उत्तराखंड की है, तो चलो आपको ले चलते हैं उत्तराखंड। ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है और यहाँ की ग्रीष्मकाल कैपिटल इसकी गैरसैंण भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। तेहरी डैम आपको यहाँ मिल जाएगा, भागीरथी नदी पर है। ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है। और नेशनल पार्क्स की बात करें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहाँ पे, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अभी वैसे इसका नाम रामगंगा नदी जो इसमें से निकलती है उसके नाम पे रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया। यहाँ पे आपको राजाजी टाइगर रिजर्व भी मिल जाएगा। फूल देवी त्यौहार यहाँ मनाया जाता है। मक्खन महोत्सव मनाया जाता है। मक्खन महोत्सव, अंडूरी, हरेला उत्सव यहाँ मनाया जाता है। यहाँ का राजकीय पशु अल्पाइन कस्तूरी मृग है। राजकीय पक्षी हिमालयन मोनाल है। राजकीय फूल ब्रह्म कमल है। और राजकीय मछली प्यूटीटर महसीर है। बाकी यहाँ के कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊँ तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू हुई। कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ मसूरी में। देश के पहले पॉलीथीन कचरा बैंक को शुरू किया था यहाँ पे। समिता कंसवाल जो कि पर्वतारोही है, ये उत्तराखंड की है। निधन हो गया वैसे तो अभी, लेकिन तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार 2022 मिला भी इनको। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस ये बनी ऋतु बहारी। और सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य ये उत्तराखंड ही है। अभी 38 नंबर के नेशनल गेम्स होंगे 2024 में, उत्तराखंड में होंगे, नवंबर में होंगे ये। और उत्तराखंड ने कहाँ पर अपनी पहली बर्ड गैलरी खोली है? तो देहरादून में। देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये बनाया गया उत्तराखंड में। देश की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड में शुरू हुई। और रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य ये उत्तराखंड है। प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य पूछेंगे तो भी आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न बन गए आपके, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो हैं हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, अभी इन्होंने 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं वीरेंद्र कुमार, और अभी इन्होंने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 19वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया। इसमें जो दिव्यांगजन होते हैं तो उनके जो उत्पाद होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई जाती है, मतलब उनके लिए एक मार्केट प्रोवाइड किया जाता है। तो इस बार ये 19वां संस्करण था जो कि हुआ विशाखापत्तनम में, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो आंसर होगा 2104.06 करोड़ रुपए। तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो चंद्रयान 4 पर काम कर रहा है और अभी इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसके लिए 2104.06 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट भी किया है। आपको याद होगा अभी 2-3 दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि कैबिनेट ने वीनस ऑर्बिटर मिशन को भी मंजूरी दी थी और इसरो के जो हेड हैं एस सोमनाथ, उन्होंने बताया था कि चंद्रयान 4 इसे हम 2027 में लॉन्च करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बार सारे बता देता हूँ। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 ये कब लॉन्च हुए थे और किस रॉकेट से? तो चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 में PSLV C11 से, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को GSLV Mark 3 MI रॉकेट से, चंद्रयान 3 अभी 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 जिसे बाहुबली या फैट बॉय भी कहते हैं, और अब चंद्रयान 4 लॉन्च होगा 2027 में। इसमें 5 मॉड्यूल होंगे, तो इतना ही ध्यान रखना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछे, अभी हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, अभी उन्होंने छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में तैयार विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का उद्घाटन किया, जिसकी ऊंचाई 140 फुट और इसका वजन है 7400 किलोग्राम। 11 लाख रुपए की लागत से बनाया गया इसे, और पेरिस के एफिल टावर जैसे डिजाइन वाला ये बांस का टावर भव्य सृष्टि उद्योग के फाउंडर और बांस प्रौद्योगिकी से जुड़े गणेश वर्मा ने बनाया है। ये वजन में हल्का है और इसका जो जीवन काल है, लाइफ स्पान, वो कम से कम 25 वर्ष का है और इसका उपयोग कई तरह से किया जा सकता है, जैसे वॉच टावर के रूप में, टेलीकॉम टावर, ट्रांसमिशन टावर और रेडियो टावर के रूप में इसका उपयोग हो सकता है। बांस से याद आएगा भी वर्ल्ड बेम्बू डे मनाया था, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को। और बांस याद रखना ये पौधा है या घास है? तो ये घास है। बांस के पौधे को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है और बांस की लकड़ी गरीब की लकड़ी कहलाती है। उसके अलावा महाराष्ट्र में दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर भी स्थापित किया गया था, जिसका नाम था बाहुबली। अच्छा, ये तो विश्व का सबसे ऊंचा बांस का टावर हो गया। अब आप लोगों के लिए एक सिंपल सा होमवर्क प्रश्न है कि अभी बापू टावर ये कहाँ पे स्थापित किया गया, कहाँ पे बनाया गया बापू टावर? आप बताएंगे। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास, और आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में एक बार या स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर करना है। बाकी चलो एक बार कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दूँ, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 22 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि भारत के अगले वायुसेना प्रमुख कौन बनेंगे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमरप्रीत सिंह आंसर होगा। फिर पूछा था 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई? पंजाब में। फिर पूछा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया 21 सितंबर। और फिर पूछा किसने श्वेत क्रांति 2.0 को लॉन्च किया? अमित शाह ने। और किस राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू की? तो महाराष्ट्र। फिर पूछा भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने क्लीन द बीच अभियान 2024 को कहाँ शुरू किया? मुंबई। श्रीराम फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए राहुल द्रविड़। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता ध्रुवी पटेल ने। फिर पूछा दूसरे वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया? जेपी नड्डा, नई दिल्ली में। और आखिरी प्रश्न पूछा पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी? तो आंसर होगा अमरावती। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और फाइनली सेशन एंड करते हैं। तो होमवर्क प्रश्न में आपसे पूछा था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा यहाँ पे 11 मई। एक्चुअली में याद रखना ये
अक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है? तो इस बार हम 11 मई और 12 अक्टूबर को मना रहे हैं। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।